ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी का बढ़ता जाल। एक समय हुआ करता था कि कोई आपको गेम खेलना होता था तो कुछ लोगों की जरूरत पड़ती थी। आपने देखा होगा, ताश के पत्ते आपको खेलने होते थे तो कुछ लोगों की जरूरत पड़ती थी, उन लोगों को इकट्ठा करना होता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब ऑनलाइन सभी आपको लोग मिल जाएंगे। बस आपको चाहिए कि आपके पास इंटरनेट हो, स्मार्टफोन हो, और आप जितना पैसा लगा सकते हैं लगा सकते हैं, वहाँ हार सकते हैं और जीत सकते हैं। तो उसी की बात हो रही है। हाल में मैं एक दंपत्ति से मिला जो तलाक की कठिन प्रक्रिया से गुजर रहा है, और पति और पत्नी दोनों ही आईआईएम से शिक्षित हैं और अपने कॉर्पोरेट करियर में काफी सफल हैं। जब मैंने उनसे अलग होने का कारण पूछा तो जवाब सुनकर चौंक गया। पति को ऑनलाइन जुए की लत है और उसने अपने 20 लाख से ज्यादा रुपए ऑनलाइन सट्टेबाजी में खपा दिए थे, और फिर पिछले 2 वर्षों में पत्नी के खाते से भी लाखों रुपए चुरा लिए थे। सब कुछ तीन पत्ती के एक ऑनलाइन सट्टेबाजी के खेल में खो गया है। यह कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं जब युवा ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार चुके हैं। कई मामले में अपने भविष्य के लिए कोई उम्मीद ना देखकर उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। कई इस तरह की घटनाएं आई और आप देखते हैं कि यह समस्या गांव और शहर दोनों ही जगह अपनी जड़ें जमा चुकी है। भारत में जब ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार 25,000 करोड़ रुपए सालाना का हो चुका, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का बाजार भी लगभग इतना ही बड़ा है। तुलनात्मक रूप से देखें तो ऑनलाइन सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग पर हर साल हम लगभग, आप देखिए, 50,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हैरत की बात यह है कि यह आंकड़ा संपूर्ण भारत के उच्च शिक्षा बजट से भी अधिक है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला, ऑनलाइन कसिनो। यहाँ पर कसिनो की भांति ताश और अन्य प्रकार से घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से जुआ खेला जा सकता है। दूसरा है, आप देखते हैं कि प्रकार है फैंटेसी लीग गेम्स, जहां पर क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य चर्चित खेल के नतीजों पर लोग सट्टा लगा सकते हैं। तीसरा प्रकार है बेसाधारण साधारण ऑनलाइन गेम्स, जिन पर यूजर आपस में पैसे लगा सकते हैं। इस श्रेणी में लूडो हो, सांप सीढ़ी हो, बिलियर्ड्स हो, तीन पत्ती जैसे सरल खेलों को जुए के रंग में रंग दिया जाता है। और भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के इतने बड़े पैमाने पर बढ़ने का कारण क्या है? पहला यह है कि ऑनलाइन जुआ खेलते समय व्यक्ति पर्दे के पीछे एक अनजान शख्स बनकर जुआ खेलता है और उसे अपनी पहचान सार्वजनिक होने का कोई अंदेशा नहीं रहता है और पुलिस का डर नहीं रहता है। या आप देखिए, अगर आप तीन पत्ते भी कहीं खेल रहे हैं, ताश के पत्ते भी खेल रहे हैं और पुलिस देख लेगी तो आपको उठाकर जेल में डाल देगी, थाने ले जाएगी। और हमारे समाज में जुआ खेलना अच्छा नहीं माना जाता है और इसलिए लोग खुलेआम जुआ खेलने में संकोच करते हैं। लेकिन जब कोई अपने मोबाइल फोन से सट्टा खेलता है तो आसपास किसी को भनक तक नहीं लगती है। दूसरा कारण यह है कि ऑनलाइन सट्टे को संचालित करने वाली कंपनियां बेहद संगठित और निपुण तरीके से अपने मायाजाल से लोगों को रिझाती है। आलम यह है कि ये कंपनियां गृहिणियों और कॉलेज जाने वाले युवाओं को सट्टा खेलकर परिवार में एक कमाऊ सदस्य बनने का साझा देती हैं। चूंकि ये कंपनियां काफी बड़ी हैं, इसलिए मोटी रकम देकर सिनेमा और क्रिकेट जगत से बड़े बड़े सितारों को विज्ञान में दिखाकर लोगों को इस लत में घसीटती जा रही है। विडंबना है कि इस पर कोई रोक टोक नहीं लग पा रही है और कंपनियां केवल यह बताकर कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती हैं कि इस खेल में आर्थिक जोखिम है और इसकी लत लग सकती है। तीसरा कारण सबसे विकराल है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकने का कानून न सिर्फ कमजोर है बल्कि अस्पष्ट भी है। आपने देखा होगा कि जो इस तरह के ऐड आते हैं ना, तो उसमें जल्दी में आपने देखा होगा ये लत बेकार है, आप देखिए जोखिम है, इसकी लत लग सकती है। बड़े तेजी से बोलते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी आप देखते हैं कि शुरू से बड़े विस्तार से बताएंगे कि हमने एक घर खेल लिया, 1 रुपए में आप करोड़पति बन सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। भारत में जुए को नियंत्रित करने वाला कानून पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का बना हुआ है, अंग्रेजों के समय का, और इसके तहत जुआ खेलने और खिलाने वालों पर पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून में जुए की परिभाषा को लेकर भ्रम है, क्योंकि यह गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को अलग अलग मानता है। गेम ऑफ स्किल में शतरंज जैसे खेल है और जिसमें कौशल का उपयोग होता है। इसके विपरीत वे खेल जिनमें पासे या लॉटरी इस्तेमाल की जाती है, जो पूर्णतः भाग्य पर आधारित है, उसे गेम ऑफ चांस कहा जाता है। भाग्य और कौशल के बीच यह एक लकीर धूमिल है कि ऑनलाइन युग में यह और भी पेचीदा हो चुकी है। इसी अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए भारत में देखते ऑनलाइन सट्टेबाजी ने अपने पांव पसार लिए। ऑनलाइन सट्टेबाजी की कंपनियां
के पीछे कई बार चीन से बड़ी मात्रा में निवेश भी हुआ है और ऐसी अनेक कंपनियां देश के बाहर सक्रिय हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत जिस प्रकार लोगों को जकड़ रही है, वह सरकार और समाज के लिए गहरी चिंता का विषय बनना चाहिए। और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें जुए को नियंत्रित करने वाले कानून को आज के ऑनलाइन परिदृश्य के अनुरूप ढालना होगा। ऐसे उपाय करने होंगे कि जिससे ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली कंपनियां मनमानी ना कर पाएं और फिलहाल उन पर कोई का प्रभावी रोक टोक नहीं है। हमें बच्चों और युवाओं को किसी भी प्रकार के ऑनलाइन सट्टे से बिल्कुल दूर रखना होगा। ऑनलाइन गेम्स या सट्टे में कितना पैसा लग सकता है और इस पर नियंत्रण आवश्यक है। ऑनलाइन गेम्स मनोरंजन का स्रोत हो सकते हैं और पर उन्हें आय का साधन नहीं बनाया जा सकता है। यह समझा जाना चाहिए कि ऑनलाइन सट्टे में सदैव सट्टा खिलाने वाला ही जीतता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के बढ़ते चलन को देखते हुए स्कूलों में उसके प्रति सजगता फैलाना अति आवश्यक है। वे लोग जो अपने आप को या फिर अपने परिवार के लोगों को सट्टा खेलने की आदत से ग्रस्त पा रहे हैं और उनके लिए एक्सपर्ट हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मुहैया कराना आवश्यक हो गया है और ताकि उन्हें वक्त रहते बचाया जा सके। कई मामलों में यह देखने में आ रहा है कि बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते सट्टेबाजी तक पहुंच जाते हैं और अभिभावक को जब तक पता चलता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जुए को नशे से भी बुरी लत बताई थी, क्योंकि जुए से होने वाले नुकसान स्थायी होता है और परिवार एवं समाज दोनों को खोखला करता है। आज इसी सामाजिक बुराई को ऑनलाइन सट्टेबाजी के रूप में मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए एक चमकीले आवरण में पेश किया जा रहा है और देश को इससे बचाने की जरूरत है। लेखक एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के सीईओ है, इनका नाम है सर्जन पाल सिंह। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, मुझसे कोई बोलने लगा, बोले हमारा बेटा बहुत पैसा खर्च कर रहा है भैया, और बोले दारू नहीं पीता है, इस तरह के नशे भी नहीं करता है। तो मुझे याद इसी गेम की आ गई, 3 पत्ती की आ गई। तो मैंने बोला कि कभी उसका फोन आपने चेक किया है? तो बोले भैया लेकिन हाँ, फोन में लगा रहता है। मालूम चला कि वो 3 पत्ती खेलता था, स्टार 3 पत्ती कुछ आता था ना इस तरह का, और वो आप देखिए उस पर लाखों रुपये हार गया था। तो ये देखिए अब समय बदल रहा है, ऑनलाइन का लोग फायदा भी उठा रहे हैं और दुरुपयोग भी कर रहे हैं खूब। चुनाव बाद ओझल होने वाले मुद्दे। अब आप देखते हैं कि हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में पूरे देश ने रुचि ली है। चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, उनकी प्रक्रिया, शुचिता और परिणाम पर विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। चुनाव परिणामों पर चर्चा हर प्रजातांत्रिक देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करे तो इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग मानते हुए सभी को संतुष्ट होना चाहिए। परिणाम के पश्चात जीतने वाले और ना जीतने वाले के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व स्वतः ही निर्धारित हो जाते हैं। दोनों ही पक्षों को जनहित में अपने को समर्पित कर देना ही लोकतांत्रिक अपेक्षा है और इसमें पारस्परिक सहयोग की कोई मनाही नहीं है। विजेता को जन अपेक्षाओं को पूरा करने में लग जाना चाहिए। हारे हुए प्रत्याशी को जन सेवा में अपने को समर्पित करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये आप देखिए महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। यहाँ 288 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को यहाँ बहुमत मिला है। झारखंड है, ये बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगता है। 81 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हुआ था और हेमंत सोरेन आप देखते हैं कि यहाँ उनकी जेएमएम कांग्रेस को बहुमत मिला है और मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं हेमंत सोरेन। और विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ठीक है, ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो चुनाव चर्चा अब देश और संचार माध्यमों का प्रिय सगल बन गया है। देश के संचार माध्यम दलगत राजनीति से जुड़े हुए नेताओं, उनके वक्तव्यों और उसके विश्लेषण पर बहुत समय और स्थान को दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप जिन समस्याओं और उनके त्वरित समाधान पर राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिए, वे पीछे छूट जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के चुनाव के समय वहां किसानों की आत्महत्या और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में कहीं कोई समाचार पढ़ने सुनने को नहीं मिला है। कोई प्रत्याशी या दल भी समयबद्ध सीमा में उनकी स्थिति सुधारने का संकल्प लेता नहीं दिखा। चुनाव के दौरान तो ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या जैसी कोई समस्या है ही नहीं। किसानों और उनकी समस्याओं को लेकर केवल किसान आंदोलन के दौरान संचार माध्यम स्थान और समय दे रहे थे।
हालांकि आप देखते हैं कि हालांकि उसमें भी उनकी समस्याओं का विश्लेषण कम और नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ही अधिक प्राथमिकता पाते रहे। ऐसे आंदोलन जब समाप्त हो जाते हैं तब लगता है कि अब उस समस्या का समाधान हो गया है और इस पर जिन गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनेक वर्षों से किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को लेकर आंकड़े देश के सामने कभी कभी आते हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी चर्चा का विषय नहीं बनते जो किसी समाधान तक पहुंच सके। और इसका समाधान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना राजनेताओं का संवैधानिक ही नहीं बल्कि नैतिक और मानवीय उत्तरदायित्व भी है। लेकिन नेताओं से नैतिकता की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं? कितने नवनिर्वाचित विधायक यह प्रण ले सकते हैं कि अगले 3 वर्षों में वो बेजी जान लगाकर किसानों की आत्महत्याओं को जनित करने वाली स्थितियों को समाप्त कर दें? और सामान्य नागरिक की यह सहज जिज्ञासा है कि क्या इस देश में के किसानों की आत्महत्या को रोक सकने लायक नीतियां योजनाएं बनाने के लिए देश का राजनीतिक नेतृत्व एवं वरिष्ठ अधिकारी अक्षम है? क्या देश में ऐसे अध्ययनशील विद्वानों की कमी है जो इससे जुड़ी समस्याओं को गहराई से समझते हो और उनके व्यवहारिक समाधान निकाल सकने की क्षमता रखते हो? देश में लगभग हर राज्य में कृषि विश्वविद्यालय, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम की एक प्रतिष्ठित संस्था भी है और जिसकी अनेक शाखाएं और जिसके योगदान की सराहना देश विदेश में की जाती है। भारत के विज्ञानियों और इस संस्था ने अनाज की कमी से जूझ रहे देश के कुछ दशकों के प्रयास के पश्चात उनका निर्यातक बना दिया। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। क्या इस संस्था को यह उत्तरदायित्व नहीं दिया जा सकता है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिससे किसानों की समस्या सुलझ सके और बड़ी संख्या में हो रही आत्महत्याएं बंद हो सके? देश में ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसानों के योगदान की प्राथमिकता को ना जानता हो? शायद ही कोई हो जो किसानों की कठिनाइयों से पूरी तरह अपरिचित हो। देश में किसानों की आत्महत्या पर कष्ट हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसकी संवेदनाएं सजग है, जो यह आज भी याद करता है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हर व्यक्ति जो भी प्रकल्प हाथ में ले या फिर नया रोजगार प्रारंभ करे या किसी परियोजना में हिस्सेदारी करे, उसे सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि इससे पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में क्या कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकेगा या नहीं। और इस स्तर की संवेदनशीलता हमारे चयनित जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक पदों पर बैठकर विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले और योजनाएं बनाने वाले व्यक्तियों में जागृत होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, हर किसी को मालूम है कि इनकी समस्याएं क्या है, समाधान कैसे हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि गांव में किसी कोने में बैठा किसान से अगर पूछेंगे ना कि खेती किसानी की क्या समस्या है, उनका किस तरह से समाधान हो सकता है, तो वो अच्छी एक नीति बना देगा। लेकिन वही है, कौन ले उत्तरदायित्व, कौन निभाए अपना कर्तव्य, कौन आगे बढ़कर इन समस्याओं को पहचाने, उनका समाधान करने की कोशिश करे? देश की समस्याओं के समाधान के प्रति अनेक जनप्रतिनिधियों ने इच्छा शक्ति की कमी का दूसरा उदाहरण शिक्षा क्षेत्र की लगातार बढ़ रही उस अस्वीकार्य स्थिति का है जिसके प्रति नीति निर्माताओं और इन्हें लागू करने वालों के अंदर एक उदासीनता की भावना निर्मित हो चुकी है। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता में सबसे पहले तो वही वर्ग आता है जो सदियों से शिक्षा से दूर है, जिसका सामाजिक आधार कमजोर है। क्या हर उस बच्चे को उचित शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए जो समाज के इस प्रकार के वर्गों से आता है? देश में सरकारी निजी स्कूलों के मध्य एक ऐसा विभाजन लगातार बढ़ रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर गहन चिंता का विषय होना चाहिए। इसको सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय सहमति की त्वरित आवश्यकता है। यह ठीक नहीं कि चुनाव समाप्त होते ही चुनाव के दौरान उठे शिक्षा, सेहत, पर्यावरण आदि से जुड़े मुद्दे नेपथ्य में चले जाते हैं। यह तो और भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल पराजित हो जाए तो यह मान लिया जाए कि उसकी ओर से उठाए गए मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। लेखक प्रधानमंत्री संग्रहालय और ग्रंथालय में फेलो हैं, इनका नाम है जगमोहन सिंह राजपूत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए। ये आप देखिए, ऊर्जा नकारात्मकता से बचें। मैं भी तो कहता हूं कि भैया हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिविटी से दूर रहिए। हमारे सकारात्मक या नकारात्मक सोच में ही जीवन में सफलता असफलता के बीज मौजूद होते हैं। सकारात्मकता हमारी सफलता को निश्चित करती है और वही नकारात्मकता हमारी असफलता को। सकारात्मकता की बड़ी खूबी यही है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हम पर हावी नहीं हो पाती हैं। अगर किसी कार्य में असफलता मिल भी जाए तो सकारात्मक व्यक्ति के लिए यह असफलता उसे और अधिक साहस तथा शक्ति प्रदान करती है। अब वो सोचे कि क्यों असफलता मिली, कहाँ कमियां रह गई, एक नई सुधार करके फिर से प्रयास करें। नकारात्मक व्यक्ति चुनौतियों तथा संघर्षों से भयभीत हो जाता है, डर जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में असफल हो जाने के पीछे का यही मूल कारण है। व्यक्ति स्वयं के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति जब जब नकारात्मक होता है तब तक उसके सामने असफलता खड़ी होती है। सफलता का मार्ग इसके विपरीत होता है। सकारात्मकता के कारण ही व्यक्ति जीवन में चुनौतियों पर विजय
प्राप्त विजयी होता है। नकारात्मकता से युक्त जीवन एक अभिशाप बन जाता है। इसके लिए सजगता पूर्वक स्वयं भी पड़ताल करनी चाहिए। व्यक्तित्व के किसी भी स्तर पर नकारात्मकता तो नहीं आ रही है। स्वार्थ या और भोग में लिप्त जीवन जल्द ही नकारात्मकता से भर जाता है। फिर अनेक समस्याओं का आना शुरू हो जाता है। और सकारात्मकता का होना एक अच्छे एवं आदर्श व्यक्तित्व की विशेषता है। और जीवन में परेशानियां और चुनौतियां उतार चढ़ाव के रूप में आती रहती हैं। बस सकारात्मकता बने रहने से यह होता है कि व्यक्ति के भीतर ही की क्षमताएं निखर कर सामने आ जाती हैं और इससे हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती है और यह हमारे भीतर स्फूर्ति एवं ताजगी का एहसास कराने लगती है। फिर हमारा मनोबल एवं संकल्प बल बढ़ने लगता है और इससे विजयी सुनिश्चित होती है विजय। और अंततः व्यक्ति को चाहिए कि नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाएं। अच्छा, दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है, लेकिन कितने लोग मानते हैं, कितने इस पर विचार करते हैं, इससे सीख लेते हैं, ये भी तो मायने रखती है। अब देखिए, अकेले पड़ी कांग्रेस। अब आप देखिए, अडानी के मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है, ममता बनर्जी वाम दल उस पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसी की बातें हो रही हैं। और बड़ा आप देखते हैं कि अभी संसद में जो हंगामा मचा हुआ है, उसमें आप देखिए दोनों की बड़ी बुरी स्थिति है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और मैं कहता हूं, देखिए इतना पैसा होता है वहां कार्रवाई पर। आप देखिए संसद का जो सत्र चलता है, तो बड़ी अच्छी बहस होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दोनों लोगों को सुनना चाहिए, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को। फिर अगर विपक्ष अच्छे सुझाव दे रहा है तो मुझे लगता है कि उसे मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। भ्रष्टाचार का घुन। हिमाचल प्रदेश में सोलन की बद्री स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एपीएफओ के 2 अधिकारियों और एक कंसल्टेंट को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने के द्वारा 10 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े जाने का मामला अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। सच है कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी कर्मचारी अधिकारियों की होती है। सरकार जनता के बीच सेतु का काम भी यही वर्ग करता है। इसके लिए सरकार उचित वेतन भत्तों की अदायगी करती है, लेकिन भ्रष्टाचार का गुण योजनाओं का पर ग्रहण लगा देता है। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश है शिमला, इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कुछ अधिकारी व कर्मचारी काम के बदले या किसी कार्य को गलत तरीके से करने के लिए रिश्वत लेते हैं और ऐसे लोगों के कारण सारी व्यवस्था प्रश्नांकित होती है। इस तरह के मामले निरंतर सामने आते हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन इस मानसिकता के लोगों पर कोई असर नहीं होता है। और चिंतनीय है कि सम्मानजनक वेतन पाने वाले लोग काम के बदले पैसे की मांग करते हैं और इस सरकारी विभाग में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अब आप देखें, प्राइवेट में कम सैलरी भी मिलती है और फिर भी आप देखते हैं कि उन्हें रिश्वत का कोई जरिया भी नहीं मिलता है। लेकिन सरकारी विभाग में है तो अच्छी सैलरी मिलती है, फिर भी उनकी कमी बनी रहती है, वो रिश्वत में शामिल हो जाते हैं। केंद्र सरकार के संस्थानों में भी इस तरह के मामले बताते हैं कि व्यवस्था में सुराग करने वाले तथ्य कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इस प्रकार के मामले न केवल औद्योगिक सक्रियता को हतोत्साहित करते हैं, बल्कि छवि पर भी दाग लगाते हैं। या ठीक है, कई लोग गलत तरीके से कार्य करवाने के लिए पैसे की पेशकश करते हैं। कई बार अधिकारियों कर्मचारियों पर भी गलत तरीके से कार्य करने के लिए बाहरी दबाव होता है। लोगों की जागरूकता से भ्रष्टाचार को रोका जा सकती है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले पैसे की मांग करता है या किसी अधिकारी या कर्मचारी पर गलत कार्य करने के लिए दबाव डाला जाता है तो बिना किसी डर की आवाज उठानी चाहिए। और रिश्वत देने वाला भी दोषी है और लेने वाले भी, दोनों की गलती है। चुनौती बनती नशे की समस्या। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नशा विरोधी अभियान की घोषणा की गई। इस अभियान के तहत अगले 3 वर्षों में देश की राजधानी दिल्ली को नशा मुक्त बनाया जाएगा और इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों, होटलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल नशीली दवाओं का बढ़ता चलन एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि समाज के विकास को भी बाधित करता है। दिल्ली में नशा विरोधी अभियान की शुरुआत निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, लेकिन यह समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और 30 यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार को कई स्तरों पर व्यापक प्रयास करने होंगे। सरकार को नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानून और सख्त बनाना होगा। साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक शक्तियां देनी होगी। नस्ली दवाओं की तस्करी एवं एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसलिए अन्य देशों के साथ आप देखिए मिलकर काम करना होगा
और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना होगा। स्कूल और कॉलेजों में नशे के खतरे के बारे में छात्रों की भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और इसके लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा सकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और नशे के आदी लोगों के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने होंगे और इसके लिए उन्हें नए कौशल सिखाए जाएं ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। युवाओं को नशे के विकल्प के रूप में खेल, संगीत और अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। समुदाय आधारित पुनर्वास केंद्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समुदाय आधारित पुनर्वास केंद्र नशे की समस्या से निपटने का एक प्रभावी तरीका है और ये केंद्र न केवल नशे की आदी व्यक्तियों को बल्कि पूरे समुदाय को भी लाभ पहुंचाते हैं। वास्तव में नशा मुक्त भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम सभी मिलकर काम करेंगे। सरकार, नागरिक समाज और आम जनता को इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि पूरे समाज की समस्या है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दीजिएगा। ये टिप्पणियां हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग और इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये यूजीसी का प्रस्ताव, डिग्री के लिए समय सीमा का विकल्प। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसका। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से छात्रों को अपनी शिक्षा को अधिक लचीली ढंग से पूरा करने का अवसर देने की योजना बनाई है और इस योजना के तहत छात्रों को अब 3 साल के स्नातक कोर्स को 2 साल में पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और 4 साल के स्नातक कोर्स को 3 साल में समाप्त किया जा सकेगा और इसके साथ ही छात्रों को अपने ग्रेजुएशन को 5 साल तक बढ़ाने का विकल्प भी दिया गया है। खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो पढ़ाई में कमजोर हैं, यूजीसी द्वारा छात्रों को डिग्री पाठ्यक्रम में लचीलापन देने की योजना उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनाने का एक सराहनीय प्रयास है। और इस नीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह यदि कोई छात्र 2 साल में अपने क्रेडिट्स पूरा कर लेता है तो उसे डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 या 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह प्रस्ताव योजना उस दिशा में एक कदम है जहां भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला व समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इससे लाभ क्या हो सकते हैं ये भी देख लीजिए। तो इस नीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह छात्रों को उनके ग्रेजुएशन को जल्द पूरा करने का अवसर देती है। जो छात्र अपने पाठ्यक्रम को कम समय में पूरा करना चाहते हैं वे 2 या 3 साल में अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल उनका समय बचता है बल्कि वे जल्दी से ही अपने करियर की शुरुआत भी कर सकते हैं और इस तरह के लचीलेपन से छात्रों को आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर मिलेगा। यूजीसी की इस नीति का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है। कई छात्र वित्तीय और पारिवारिक कारणों के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। अब वे अपनी पढ़ाई को अपनी सुविधा के अनुसार गति दे सकते हैं और उन्हें यह विकल्प मिलेगा कि वे अपनी गति से शिक्षा प्राप्त करें, चाहे वे कमजोर हों या तेज हों। और इससे अधिक छात्र उच्च शिक्षा से जुड़ेंगे और इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। और इसका एक बड़ा लाभ यह है कि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं उन्हें अब अधिक समय मिलेगा। चुनौतियों की बात करें तो यह नीति छात्रों को उनकी परिस्थितियों के अनुसार तेज या फिर धीमी गति से डिग्री पूरा करने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि इस पहल के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम अवधि में डिग्री पूरी करने का विकल्प छात्रों को समय बचाने का मौका देगा, लेकिन इसके पाठ्यक्रम की गहराई और गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है और शिक्षण के लिए सीमित समय में विषय वस्तु का समुचित संप्रेषण कठिन होगा। उच्च शिक्षा में गति बढ़ाने का मतलब केवल समय की बचत नहीं है बल्कि यह छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव भी डाल सकता है। यदि छात्रों को जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो वह या उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। अब इसमें जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। वहीं देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले से ही फैकल्टी और संसाधनों की कमी है। छात्रों को अलग अलग गति से पढ़ाई की सुविधा देने के लिए अतिरिक्त स्टाफ और तकनीकी ढांचे की आवश्यकता होगी। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को धीमी गति से पढ़ाई का विकल्प तो मिलेगा, लेकिन उनके लिए लंबे समय तक ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों का भार उठाना मुश्किल हो सकता है। और आप देखिए, यह नीति आर्थिक असमानता को और बढ़ा सकती है और तेज और धीमी गति से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रणाली को लचीला बनाने का बनाना आसान नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि एक बड़ी चुनौती होगी कि सभी छात्रों को समान अवसर को गुणवत्ता मिले। यह हमें अच्छे से जानते हैं कि कई संस्थान
अभी भी पुराने ढर्रे पर काम करते हैं। उन्हें नई प्रणाली अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना और छात्रों को इसके लाभ समझाना एक लंबी प्रक्रिया होगी। और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और संस्थानों को मिलकर आप देखते हैं कि काम करना होगा। और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल शिक्षा के संसाधन, ट्रेनिंग और छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे कदम उठाने चाहिए। आगे की राय की बात करें तो यूजीसी द्वारा 2025-26 से छात्रों को डिग्री पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रदान करने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा में एक ऐतिहासिक बदलाव है। यह नीति विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी होगी जो आर्थिक चुनौतियों, समय की बाधाओं या फिर व्यक्तिगत कारणों से अपनी शिक्षा में नियमितताएं बनाए नहीं रख पाते हैं। और नई नीति में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थानों को गाइडेंस सिस्टम और एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने होंगे ताकि छात्रों को उनके अध्ययन पथ में उचित मार्गदर्शन मिल सके। पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप और स्किल आधारित शिक्षण को शामिल करना आवश्यक है ताकि कम अवधि में पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र रोजगार के लिए तैयार हो सके। पाठ्यक्रम के डिजाइन में छात्रों के विभिन्न शैक्षणिक और व्यवसायिक लक्ष्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए। धीमे और तेज गति से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षण संस्थानों और फैकल्टी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और आप देखिए, वस्तुतः शिक्षा प्रणाली किसी भी समाज के विकास का आधार होती है। बदलते समय के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता होती है ताकि यह समाज की मौजूदा जरूरतों और छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षा को पूरा कर सके। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि को लचीला बनाने का प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रस्ताव छात्रों को उनके समय, कौशल, व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की आजादी देता है। और उम्मीद है कि यूजीसी की यह पहल शिक्षा में लचीलापन लाकर इसे अधिक समावेशी और रोजगारपरक बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चुनौतियों पर गंभीरता से काम करना अनिवार्य होगा। उम्मीद की जा रही है कि यूजीसी की यह पहल छात्रों को उनकी शिक्षा के प्रति अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी और शिक्षा को समावेशी, व्यवहारिक और रोजगारपरक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मजबूत कदम साबित होगी। अब आप देखिए, इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए। यही तो आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब ये पहल हो गई इसकी, देखिए ये पहल बता दी गई और ये लाभ इसके बता दिए गए। अब इसकी चुनौतियां बता दी गई कि इससे जुड़ी समस्याएं क्या हो सकती, ये आगे की राय क्या हो सकती है, तो ये बता दिया गया। तो मैं इसीलिए कहता हूं, इस तरह के आर्टिकल मिला करें, बड़े अच्छे से पढ़ा करिएगा। मजबूत बने देश में उच्च शिक्षा का ढांचा। तो भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व में अपनी व्यापकता और विविधता के लिए जानी जाती है। 4 करोड़ से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ यह तंत्र विश्व के कई देशों की कुल जनसंख्या से भी बड़ा है। इसके बावजूद गुणवत्ता के अभाव, प्रशासनिक बाधाओं के चलते यह प्रणाली अपनी पूर्ण क्षमता को हासिल करने में विफल रही है। और देश में आप देखिए 1113 विश्वविद्यालय और 42,343 कॉलेज हैं, और जिनमें आप देखते हैं कि निजी और सार्वजनिक संस्थान शामिल हैं। इसके बावजूद केवल 7 विश्वविद्यालय ही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 400 में स्थान पा सके। देश की जीडीपी का 0.69% हिस्सा शोध और विकास R&D पर खर्च होता है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 2% से अधिक है। और जितना शोध करोगे, जितने शोध और विकास पर खर्च करोगे, उतनी अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर उच्च शिक्षा में पर्याप्त वित्तीय निवेश का अभाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश की, लेकिन वर्तमान में यह केवल 3.1% है। परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और उच्च शिक्षा तक पहुंच में ग्रामीण और शहरी, अमीर और गरीब एवं पुरुषों व महिला वर्गों के बीच गहरी असमानता है। उच्च शिक्षा प्रणाली को इन चुनौतियों से पार पाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम को अद्यतन करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, बजट में वृद्धि और डिजिटल विभाजन को कम करना आज की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। केवल इन्हीं प्रयासों से भारत अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। यह समझना होगा कि उच्च शिक्षा केवल एक डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक समाज के विचारशील, जिम्मेदार और नवाचारी नागरिक बनाने की प्रक्रिया है। शिक्षा और आप देखते हैं कि अनुसंधान संस्थानों का नेतृत्व अक्सर राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा किया जाता है, जो गुणवत्ता और नवाचार के लिए बाधा बनता है। शिक्षाविदों और विज्ञानियों को संस्थानों का नेतृत्व सौंपकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षण संस्थानों पर कठोर सरकारी नियंत्रण और नियम नवाचार को बाधित करते हैं, और उदाहरण के तौर पर IIT और IIM जैसे संस्थानों को आप देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि संस्थानों को पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया तय करने की स्वतंत्रता दी जाए तो वे न केवल बेहतर प्रदर्शन करेंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएंगे। यूजीसी और
सीटी जैसे नियामक निकायों को सलाहकार की भूमिका तक सीमित रखना चाहिए ताकि संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार समय की आवश्यकता है। गुणवत्ता मूल्यांकन, संकाय सुधार, शोध पर निवेश और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देकर हम इस प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। सरकार, शिक्षण संस्थानों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से उच्च शिक्षा न केवल छात्रों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने में भी सहायक होगी। अगर इन सुधारों को ईमानदारी से लागू किया गया तो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली न केवल आंतरिक चुनौतियों का सामना करेगी, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अपनी जगह बनाएगी। अच्छी बातें हैं, अब लागू होने दीजिए, देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आएगा। आप देखते हैं कि आदिवासी मतों को नहीं साथ पाई भाजपा। ये झारखंड के संदर्भ में बातें हो रही हैं। मतदाताओं की निर्णय की प्रक्रिया, ये आजकल आप देखिए कि महिलाओं के वोट देने के तरीके बदल गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे झारखंड की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जो महिलाओं के बारे में फैसले लिए गए उन्हीं की तरफ महिलाएं रही हैं। चुनाव केवल लोकतंत्र का उत्सव नहीं होते, बल्कि यह मतदाताओं की मानसिकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया का दर्पण भी होते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर इस बात पर विचार करने को मजबूर कर दिया कि मतदाता आखिर किस तरह सोचता है और अपने निर्णय तक कैसे पहुंचता है। जिस महाराष्ट्र में एक तगड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी, वहां अप्रत्याशित जीत, और जिस झारखंड में भाजपा के लिए जीत का दावा किया जा रहा था, वहां करारी हार। इन चुनाव परिणाम में ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए कि जिनके जवाब न केवल राजनीति बल्कि समाज की सामूहिक मानसिकता को समझने के लिए भी अनूठे हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मतदाता कैसी राय बनाता है? पार्टियां आप देखते हैं किस इस निर्णय की प्रक्रिया के दौरान स्वयं को कैसे प्रस्तुत करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मार्केटिंग के उस सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है जिसमें किसी उपभोक्ता के खरीदारी और निर्णय को अलग अलग चरणों में बांटकर समझा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अनुसार किसी भी खरीदारी के निर्णय में 5 प्रमुख चरण होते हैं और आप देखिए जरूरत है कि पहचान, जानकारी की खोज और विकल्पों का मूल्यांकन, निर्णय लेना और परिणामों के बाद की संतुष्टि। जरूरत की पहचान 2014 के बाद भारतीय राजनीति में मतदाताओं की प्राथमिकता साफ तौर पर उभर कर सामने आई और जनता एक स्थिर और मजबूत सरकार, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली सरकार, तेजी से बुनियादी ढांचा विकसित करने वाली सरकार और सबसे महत्वपूर्ण देश की युवा आबादी की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने वाली सरकार चाहती है। यदि हम भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को देखें तो 2013 से ही सभी मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपनी गोल पोस्ट बदलती रही है, ऐसे मुद्दे बढ़ाती है जो वास्तविक मतदाता की जरूरत से दूर होते हैं। जानकारी की खोज, जब वो उपभोक्ता अपनी जरूरत को पहचान लेता है तो अगला चरण होता है कि विकल्पों की जानकारी जुटाना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उपलब्ध विकल्पों का आकलन करता है। चुनावी संदर्भ में यही वह समय होता है जब मतदाता विभिन्न पार्टियों के वादों, उनके नेतृत्व की क्षमता और गठबंधनों की ताकत का मूल्यांकन करते हैं। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में और उससे पहले ही समझ लिया कि इंटरनेट मीडिया सूचना के लोकतांत्रिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है। आज भाजपा की सूचना प्रणाली इतनी व्यापक और गहरी है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही मिनटों में पूरे देश में बूथ स्तर तक किसी भी सूचना को पहुंचा जा सकता है। अब देखिए, इन सोशल मीडिया का सबसे पहले फायदा उठाना किसी ने शुरू किया तो मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने। विकल्पों का मूल्यांकन, इसमें उपभोक्ता सभी विकल्पों को तुलनात्मक विश्लेषण करता है, तय करता है कि कौन सा विकल्प उसकी जरूरतों और अपेक्षाओं को सबसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। चुनाव संदर्भ में यह वह समय होता है जब मतदाता विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों, उनके नेताओं की छवि, उनके वादों का आकलन करता है। अगर भाजपा की बात करें तो हमेशा एक पूर्ण पैकेज के साथ सामने आती है। इसमें सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं होती हैं जो लाभार्थियों को सीधे जोड़ती हैं। इस लिहाज से शासन का एक मॉडल भाजपा को बढ़त दिलाता है, जबकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसे वह पेश कर सकें। कांग्रेस अक्सर वैचारिक रूप से भ्रमित पार्टी के रूप में दिखती है। इसी वजह से जब मतदाता विकल्पों का मूल्यांकन करता है तो उससे भाजपा बनाम कांग्रेस में भाजपा एक स्पष्ट मजबूत विकल्प के रूप में नजर आती है। निर्णय लेना वह चरण है जब उपभोक्ता सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद आखिरी निर्णय करता है। चुनावी परिदृश्य में यह वह क्षण होता है जब मतदाता यह तय करता है कि वह अपने वोट किसे देगा। लेकिन इस अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पार्टियां अपने मतदाताओं को कैसे प्रेरित करती हैं और उन्हें मतदान के अंत तक ले जाने के लिए क्या प्रयास करती हैं। भाजपा की भाषा कहें तो आप देखिए, सीट नहीं बूथ जीतना। अगर बूथ जीत गए तो चुनाव हमारा। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा इस सिद्धांत पर पूरी तरह खरा उतरता है और इस प्रकार से आप देखिए स्पष्ट होता है कि आज राजनीतिक दलों
खासकर कांग्रेस को यह समझना होगा कि केवल नाराजगी के भरोसे बैठकर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। आवश्यक है कि एक संपूर्ण तंत्र की जो मतदाताओं की जरूरतों को समझे, अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से उन तक पहुंचाए और उन्हें मतदान केंद्र तक लाने में सक्रिय भूमिका निभाए। इस कार्य को प्रभावी तरीके से करने में जो राजनीतिक दल जितना सक्षम होगा, उसे जनता की ओर से उतना अधिक समर्थन प्राप्त होगा। अब आप देखिए हरियाणा में, उससे पहले आप देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन आप देखिए हर जगह उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था कि काफी टक्कर देगी, लेकिन वहां भी आपने देखा है कि बुरा हाल ही रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।